अस्सलाम वालेकुम। सुरखांचल सीज़न 3 जिसका नाम है यारियां और इसकी राइटर है तानिया ताहिर। किस नंबर है 31। रुशाने संजीदगी से उसे देख रही थी। उसकी सुर्ख नज़रें माँ पर ही थी। अंदर आ जाओ, रुशाने ने पूछा तो वो ज़रा शर्मिंदा हो गई। जी जी आप आइए। वो खफीफ सी होती दूर हुई और रुशाने अंदर आ गई। आइस कमरे में नहीं था। आइस कहाँ है? रुशाने बेड की शिकनों को एक तरफ देखती पूछने लगी। अदा सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो मालूम नहीं, हम सो रहे थे। वो सच बता गई। तुम्हें रखना चाहिए मालूम कि वो कहाँ है, कहाँ गया है, कब आएगा। इस तरह लापरवाही क्यों बरत रही हो? वो काफ़ी से सख्ती से बोली। मॉम। अदा उसके सख्त लहजे पर हैरान हुई। अदा बात सुनो मेरी। आइस तुम्हारा शौहर है और मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। मैं आइस के मुंह से कभी तुम्हारी शिकायत ना सुनूं और आइस की अब तबीयत ख़राब ना हो। लाइबा और हैदर भाई की निगाहें यहीं इसी कमरे पर लगी रहती हैं कि कहीं उनके बेटे को कुछ हो ना जाए, तो खुद भी सुकून से जी लो और दूसरों को भी जीने दो। वो बोली तो अदा की आंखें भर गईं। उस घर का एक एक शख्स उसे आकर सिर्फ सुना रहा था। वो सर हिला गई। बेहतर है और नॉर्मल बीवियों वाला बिहेव रखना। आज बारात का दिन है, ठीक है। अब तक तुम उससे अलग सो रही होगी और वो काफ़ी मिजाज वाला लड़का है। मुझे अंदाज़ा है वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ वो तुम पर करे सकती। रुशाने बोली तो अदा ने सुर्ख नज़रों से माँ को देखा। उसके गाल पर आंसू गिरने लगे। किसी एक शख्स को उसके दिल का, उसकी पसंद का एहसास नहीं था। हल्कान कर दिया तुम दोनों बहन भाई ने हमें। उसकी बीवी मालूम नहीं इतनी फसादी क्यों है, और तुम किस दिमाग की लड़की हो मुझे समझ नहीं आती। ना मुझ पर गई हो ना ही जरियाब पर, और पूरा घर कहता था तुम लाइबा पर गई हो, लेकिन लाइबा कभी ऐसी नहीं थी। बहरहाल सख्त अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि माँ हूँ तुम्हारी। आज भी सख्ती नहीं करूँगी। तो तुमने तो ठान ली है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की। वो सर झुकाए रो रही थी। रुशाने का दिल कट रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी असलाह के लिए बोल रही थी। शादी का दिन हर लड़की के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इस लड़की के लिए नहीं जिसके पीछे एक शख्स इस हद तक पागल हो, उससे मोहब्बत करता हो। तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है बदले में उससे मोहब्बत करने का। और अदा, अब मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारे मुँह से तलाक का जिक्र भी ना सुनूं। सीधी तरह तुम अपना फ़र्ज़ निभाओगी और कोशिश करोगी तुम्हारे फ़र्ज़ में कोई कोताही ना हो, और ना ही उस लड़के की आंखों में तुम्हारे लिए शिकायत हो। समझदार हो तुम आगे। वो मायने खेज गुफ्तगू कर रही थी, जबकि अदा में इतनी भी हिम्मत नहीं थी सर उठा सके। अपने ही लिए इस खुशी के लम्हे को तुमने आंसुओं में बदल दिया। ये तो शुक्र अदा करती हूँ कि निम्रा की बात झूठी साबित हुई है। अगर सच होती तो शायद मैं और तुम्हारा बाप इस घर में मुंह दिखाने लायक न रहते, क्योंकि हमारे ही बच्चे मालूम नहीं क्या सब कर रहे हैं। मेरी तरबियत में कमी है जो चहमगोइयाँ तुम्हारे बारे में हो रही हैं। दिल कट रहा है मेरा, लेकिन तुम। वो काफ़ी गुस्से में लगी थी। बहरहाल जो हो गया सो हो गया। अब अपनी अज़वाजी ज़िंदगी पर ध्यान देना, वो कहकर उसके सर पर हाथ रखकर चली गई। शायद ये काम उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। उस बेवकूफ़ लड़की पर चीज़ों को छोड़कर मिला ही क्या था उसे। वो बाहर निकली और मुनीब से बात करता ऊपर आता आइस दिखाई दिया तो उसके लबों पर मुस्कान ठहर गई। खुश रहो, रुशाने उसे प्यार से बोलकर गुजर गई। ठीक है, फिर रेडी रखना हर चीज़, उसने कहा तो मुनीब ने सर हिला दिया। सर, सब चीज़ आपके मिजाज के मुताबिक होगी। अच्छा यार बात सुनो, ये मीडिया को तो दूर रखो। कल भी इतनी तस्वीरें ली हैं, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया मुस्कुरा मुस्कुरा कर। वो बेजार सा बोला। सर मैम मिल गई हैं तो काम से दिल उठ गया, मुनीब ने छेड़ा, जबकि वो हंस दिया। जिस दिन वाकई मिल गई उस दिन जश्न देखना। बहरहाल मुझे लगता है उसे ये मीडिया वगैरह पसंद नहीं, तो रहने दो। आज मीडिया को ज़रा काबू में रखना। वो बोला तो मुनीब ने सर हिला दिया और आइस कमरे में आ गया। वो कमरे में आया तो चेयर पर उसे बैठा रोता हुआ देख वो माथे पर बल डालकर उसकी जानिब बढ़ा। हे व्हाट्स गोइंग ऑन? मोबाइल बेड पर फेंककर वो उसकी जानिब बढ़ा, जो चेहरा झुकाकर रो रही थी। उसका एक एक आंसू आइस के सीने पर गिरा था। वो उसके कदमों में बैठ गया, उसके चेहरे को अपने गर्म हाथों के प्याले में भर लिया। अदा की हिचकियाँ बंधी हुई थी। हे हुआ क्या है, बताओगी? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? वो जैसे जान भी लौटाने को तैयार था। हम नहीं रहेंगे यहाँ अब बस, वो गुस्से से बोली, जबकि आइस मुस्कुराहट जब्त कर गया। ठीक है बताओ कहाँ चलें? वो प्यार से उसके गाल पर से आंसू साफ करता बोला। कहीं भी, वो मुनमुनाई। वाकई तुम मेरे साथ चलोगी? वो तो हैरान ही रहा। तो और किसके साथ जाएंगे? वो मुंह बसूर कर बोली, जबकि आइस का तो सिरो खून बढ़ गया। बस अब तुम देखती जाओ, लेकिन रोने की वजह तो बताओ। वो उसके पास बैठ गया। कुछ नहीं, वो सूसू करती गाल रगड़ती रही। घर में किसी ने कुछ कहा है? वो जिद्दी सा हुआ। हम बता दे तो आप क्या करेंगे? वो उसका चेहरा देखने लगी। बीच में से चीर दूं, वो सपाट लहजे में बोला। माँ है हमारी, वो खफीफ सी हुई। तो फिर भी किसी का हक नहीं कोई तुम पर बात करे, मैं पूछता हूँ। वो उठा। नहीं नहीं नहीं,
वो पहली बार उसका हाथ थाम गई। आयस ने उसका हाथ अपने हाथ पर देखा। अदा आहिस्ती से खींच गई, जबकि आयस ने उसके गाल को मामूली सा छुआ। अदा खामोश खड़ी थी। आयस तो आज रात का मुंतजिर था। उसे गहरी बेबाक नजरों से देखने लगा। तुम रोया ना करो, मैं लिहाज तुम्हारे माँ बाप का भी नहीं करूँगा। वैसे भी ज़रियाब अंकल के नज़दीक सारी दुनिया की बदलिहाजी तो मेरे अंदर है। वो बोला तो लहजा तपता हुआ था। अदा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें बहुत हसीन थी, जैसे बहुत सी मोहब्बत समोए हुए हों खुद में। लेकिन हमारा साथ एक माँ का ही तो है, वो उसे याद दिलाने लगी। आयस आंखें सुकेड़ गया और सरनफी में हिलाता वो हंस गया। चलो एक माँ ही सही, तुम मेरी हो हर तरह से, और आज तुम मुकम्मल मेरी हो जाओगी। वैसे मैं बहुत बेशर्म इंसान हूँ। मेरी जान शायद तुम्हारी सांस से भी पनाह मांगे आज मुझसे, सरसराते लहजे में कहता वो उसके कान के करीब झुका। अदा के हाथ पांव फूलने लगे थे, जबकि आयस उस पर तरस खाता वहां से बाहर निकल आया। और अदा के नाजुक दिल की धड़कनों में उठने वाला शोर बहुत तेज था कि वो दिल थाम गई और माँ के सख्त अल्फाज भी भुला गई। फूलती सांसों से वो दौड़ता हुआ गौहर के घर में दाखिल हुआ था। उसके दिमाग पर इतना गुस्सा सवार था कि उसका बस नहीं चल रहा था कि गौहर के टुकड़े कर दे। उसके पीछे पुलिस थी, जबकि गौहर उससे सामने सोफे पर बैठा घूर कर देख रहा था। आर्यान गौहर के सामने मौजूद कांच की टेबल को लात मारकर वो खुद पर काबू रखते सोफे पर बैठा और उसकी जानिब देखने लगा। क्या लेने आए हो तुम यहाँ? गौहर ने उस टेबल को इग्नोर कर उसकी सूरत देखी। माही कहाँ है? आर्यान ने सीधी तरह सवाल किया, लेकिन गौहर शाने उचका गया। कौन माही? मैं किसी माही को नहीं जानता, उसने कहा तो आर्यान ने मुठ्ठियां भींच ली। मैं तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ माही कहाँ है, वरना तुम्हारे ही घर में तुम्हारे सीने में ये सारी गोलियां उतार दूंगा। वो अपनी गन उसके सामने रखता बोला, जबकि गौहर मुस्कुरा दिया। वकील साहब, ये सूट बूट का रोब किसी और पर झाड़िएगा। यहाँ गौहर नवाब के घर में बैठ कर धमकियां दे रहे हो तुम। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जाओ अपने बाप से पूछो गौहर क्या चीज़ है। वो पुनकारा, जबकि आर्यान हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरे बाप के पास वक्त नहीं कि किसी गौहर के बारे में मालूमात मुझे फराहम करे, और तुम्हारे बारे में जानकर मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन गौहर नवाब, तुम्हें मेरे बारे में जानने की ज़रूरत है। ये बात तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ फंसा दूंगा, तुम्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं। उसकी आंखों में देखता वो बोला, जबकि गौहर नवाब गुस्से से उसे देखता अपने गार्ड को पुकारने लगा। तुम्हारे लिए भलाई यही है, लड़के चले जाओ यहाँ से। उसने टालना चाहा, जबकि आर्यान ने गहरा सांस खींचा। मजीद उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गौहर के सर पर गन देकर मारी। सर, उसका पर्सनल सेक्रेटरी आगे बढ़ा, जबकि उसने झटक कर दूर किया। गौहर नवाब की हैसियत तो मालूम हो ही गई होगी तुम्हें। अब तुम्हें बैरिस्टर आर्यान हैदर की हैसियत जानने की ज़रूरत है। उसने उसका गिरबान जकड़ा और उसे नीचे धक्का दिया तो वो फर्श पर जाकर गिरा। तुम पछताओगे, वो चिल्लाया। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट करें इसे। सीने पर हाथ बांधकर वो बोला। बिल्कुल ही बेनियाजी से वो बोल रहा था, जबकि गौहर उसकी सूरत हैरानगी से देखने लगा। बैरिस्टर आर्यान हैदर की होने वाली बीवी को किडनैप करने के चार्ज हैं, इस पर अरेस्ट ड्रीम, वो धारा, जबकि गौहर तिलमिला उठा और इंस्पेक्टर ने उसे अरेस्ट कर लिया। उसके गार्ड दौड़कर अंदर आए थे, लेकिन वहां पर पुलिस की नफरी थी, वो कुछ नहीं कर सके। तुम पछताओगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम गलत इंसान से पंगे ले रहे हो आर्यान हैदर, वो चिल्लाने लगा, जबकि आर्यान सुकून से उसे देख रहा था। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था उसे। गौहर एक सियासी आदमी था, वो जानता था वो उसे ज्यादा अरसे अंदर नहीं रख सकता। जैसे ही किसी सियासी पार्टी ने सपोर्ट करके ऊपर से दबाव डलवाया तो उसे पीछे हटना पड़ेगा। तभी उसका केस लड़ने का इरादा नहीं था, उसे सिर्फ दुनिया के सामने जलील किया था उसने। और जो पार्टी उसकी इस बार के इलेक्शन में खड़े होने वाली थी, उसका मजाक बन चुका था। बाहर मीडिया गौहर को पकड़ चुका था, तरह तरह के सवालात कर रहा था, और उसे अंदाजा हो गया था कि जीता जताया अपने हल्के का एक्शन वो हार चुका था। उसने सर झटका। तलाशी लो उसके घर की, उसने अपने गार्ड से कहा, जो सर हिला गया। और वो खुद भी उसी कमरे की सिमत बढ़ने लगा जहां से वो पहले उसे निकाल कर लाया था। उसने लात मारकर दरवाज़ा खोला था। गौहर से नफरत का सबूत था, या शायद वो एक बार फिर सुर्ख जोड़े में थी, और रो रो कर सूजी हुई आंखों से उसने आने वाले को देखा। आर्यान को देखकर फौरन मुंह मोड़ लिया। क्या फ़ायदा मिला ये सब करके? वो सीने पर हाथ बांधे उसे देखने लगा, जबकि उसने जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से अंदर दाखिल हुआ और उसका हाथ जकड़कर ज़बरदस्ती उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ लिया। कुछ पूछ रहा हूँ मैं, उसके अंदाज में पहले कभी ऐसी सख्ती महसूस नहीं की थी। माही ने उसके लहजे में, आप कौन है? वो अपने आंसू साफ करती पूछ बैठी। वो गौहर से शादी खुद कर रही थी और वो एक बार फिर पहुंच गया था। थप्पड़ मारकर यादाश्त वापस ले आऊंगा तुम्हारी, तो यकीनन तुम्हें अंदाजा हो जाएगा मैं कौन हूँ तुम्हारा।
उस घटिया इंसान से शादी करने जा रही थी तुम, जो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता था। वो काफ़ी तपा हुआ था। हाँ, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। वो कमज़ोर सा महसूस कर रही थी खुद को, लेकिन वो उसे ये नहीं बता सकती थी। वो उसे पसंद करने लगी है, अपनी हैसियत से बढ़कर चाहने लगी थी। बहुत ज़बान चलाने का शौक है तुम्हें, बताता हूँ तुम्हें, चलो यहाँ से। उसने उसे घसीटकर बाहर निकालना चाहा। बस करे आर्यान, मेरी शादी है आज, और ये शादी मैं अपनी मर्जी रजा से कर रही हूँ। वो बोली तो आर्यान हंस दिया। तुम्हारा शौहर तो थाने की हवा खाने गया है माही बीबी, अब जरा मुझसे मुलाकात कर लो। गुस्से से उसकी कलाई खींचकर वो बाहर निकला। उसे सुर्ख जोड़े में देखकर खून खौल गया था। हाथ छोड़िए मेरा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी मर्जी से शादी। चुप, वो धाड़ा। एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा। कोई बात तुम्हें बुरी लगी थी तो मुझे बता सकती थी। तुम इस तरह घर छोड़कर, मुझे छोड़कर आने का और यहाँ जलील कमीने से शादी करने का क्या तुक बनता? पागल हो तुम? वो गाड़ी से उसे धकेलकर दूसरी सीट पर खुद सवार हुआ और अब गुस्से से स्टीयरिंग पर हाथ मारता सवाल कर रहा था। वो उसके लफ्जों को महसूस करने लगी। उसके अल्फाजों की खुशी अभी मुयस्सर आती कि उसी के बाप के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। आर्यान, आप मुझे जाने दें। माही, मुझे तंग मत करो। वो बोला और गाड़ी स्टार्ट कर ली। मैं नहीं जाऊंगी उस घर में। वो मुनमुनाए। मेरे पास और कोई जगह नहीं है तुम्हें रखने के लिए। वो संजीदगी से बोला। क्यों रखेंगे आप मुझे अपने पास? लगते क्या आप मेरे? वो बेसाख्ता रो पड़ी। आर्यान ने उनकी जानिब देखा। सीधी तरह शादी करके मैं शादी की रात बताऊंगा कि तुम मेरी क्या लगती हो, वो बोला और माही झटके से सर उठा गई। उसकी सूरत हैरानगी से देखने लगी, जबकि वो इतनी बड़ी बात कहकर खामोश हो गया था। सीधी तरह ड्राइव करने लगा। वैसे मैंने महसूस किया है तुम्हें ये शादी का जोड़ा पहनने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, वो बोला, जबकि माही अब तक हैरान थी। आप मुझसे शादी करेंगे? वो पूछने लगी, जबकि आर्यान शाने चुका गया। क्यों, तुम लड़की नहीं हो? वो हल्का पुल्का सा महसूस करने लगा था खुद को। आपके डैड मुझे पसंद नहीं करते, वो आहिस्तगी से बोली। देखो, डैड मुझसे मोहब्बत करते हैं, ज़रूरी नहीं मेरे डैड तुमसे भी मोहब्बत करें। और मुझे पता है उनके पास तुमसे बात करने की यकीनन कोई रीज़न होगी। बिना किसी बात के वो मेरी माँ के अलावा किसी लड़की से बात नहीं करते। वो फेवर कर रहा था। और अगर मैं शिकायतें लगाऊं, उन्होंने मुझे हर्ट किया था, वो बोली तो रेयान खुलकर मुस्कुराया। तो मैं तुम्हारी शिकायत नहीं सुनूंगा। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे हर्ट हुए दिल को जोड़ दूँ, वो मुस्कुराकर बोला, जबकि माही के दिल में एक सुकून सा उतर गया। वो उसे गोहर के पास से ले आया था। वो कितनी डर गई थी। उस दिन वो आपी के पास अस्पताल में ही चली जाना चाहती, लेकिन वो शहर में नहीं थी। वो कहीं जाने का सोचती कि कुछ लोग आए और उसे उठाकर ले गए। उस दिन वो खुद को बहुत तन्हा महसूस कर रही थी, जैसे उसके पास कोई ना हो। और मालूम नहीं कितनी बार उसने उसे पुकारा। माही ने गर्दन मोड़कर उसको देखा और देखती रही, जबकि आर्यान के लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई तो वह जल्दी से सटपटा कर निगाह झुका गई। गौहर ने उसे इतने दिन अपने पास कैद करके ही यही कहा था कि वो उससे शादी करेगा, और फिर वो बहुत मजबूर होकर, बेबस होकर उस 50 साला जालिम बूढ़े के साथ शादी पर राजी हो गई। जब तमाम आस और उम्मीद ख़त्म हो गई कि वो उसे बचाने आएगा, लेकिन वो आ गया। वो आया और उसने उसे बचा लिया। उसका दिल एकदम किसी मासूम बच्चे की तरह खुश हो गया, बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह जिसे ज़िंदगी में कभी कोई खुशी न मिली हो और एक साथ उसे बहुत सारी खुशियाँ दस्तयाब हो गई हों। माही वापस लौटी तो काफ़ी शर्मिंदा थी कि वो एक बार फिर शादी के लिबास में थी। आर्यान ने हैदर की जानिब देखा। हैदर भी उसी की आंखों में देख रहा था। मेरी पसंद है, वो अपनी पसंद बता रहा था। माही का चेहरा लाल सुर्ख हो गया। प्लीज़ मेरी पसंद की इज्जत करें। पसंद और मोहब्बत में बहुत फ़र्क होता है आर्यान। तुम्हारी पसंद तब्दील हो गई तो ये लड़की क्या करेगी? हैदर की बात पर वो मुस्कुरा दिया। और पसंद मोहब्बत में तब्दील हो गई तो प्लीज़ डैड, वो बोला। उसकी आंखों में कोई लाली नहीं थी। हैदर शाने उचका गया। इससे ज़्यादा आवारा औलाद नहीं होगी किसी की। वो तब पर घर पलट गया, जबकि बाकी सब माही की जानिब बढ़े और उससे उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करने लगे। माही ने आर्यान की जानिब देखा, जो गर्दन को एक दिलकश जुम्बिश देता, जैसे उसे समझा रहा था सब ठीक है। माही काफ़ी शर्मिंदा थी क्योंकि सब उससे जानने की वजह पूछ रहे थे। अच्छा, बच्ची को परेशान मत करो, नैना बोली तो सबने उसे रेस्ट करने के लिए कहा। माही की निगाह हैदर के चेहरे पर उठी। वो बिल्कुल लापरवाह सा बैठा था। वो समझ नहीं सकी, लेकिन इतनी बेआसरा थी कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो कहीं और जाए। यहाँ इस दुनिया में भेड़िए कम नहीं थे उसे नोचने के लिए, और उसके पास आर्यान के अलावा कोई सहारा नहीं था। निम्रा दरवाज़ा बजाकर अदा के रूम में आ गई। अदा ने मुड़कर देखा और दूसरी तरफ मुंह कर लिया। आज बारात का दिन था। उसका पूरा इसके लिए सजाया जा रहा था। उसके दिल में अजीबो गरीब सा शोर था, जिसे वो समझ नहीं पा रही थी कि करे तो क्या करे। निम्रा मुस्कुराकर अदा के शाने पर हाथ रख गई। अदा ने फिर से उसकी सिम देखा। अच्छी लग रही हो,
ये तो वही जानती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा था। अदा फिर भी कुछ नहीं बोली। तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन सोचने की बात यह है कि आइस क्या तुम्हारे लिए अच्छा है? निम्रा की बात पर वो पेशानी पर बल डाल गई। निम्रा भाभी, निकाह हो चुका है हमारा, वो आहिस्ती से बोली। हाँ, निकाह हो चुका है तो क्या हुआ? तुम्हारी सोच भी बदल गई है, तुम्हारे असूल बदल गए हैं, या पसंद बदल गई है, या फिर तुम ऐसे शख्स के साथ अब रहने पर राजी हो जिसे सारी दुनिया अपनी आंखों पर बैठा कर रखती है। और तुम्हारा इकरार? वो हल्का सा मुस्कुराया और गहरा सांस भरा। बस उसके बिस्तर की जीनत बनना है। मैंने आंटी की सारी बातें सुनी है। सॉरी टू से, वो शर्मिंदगी से बोली। देखो, तुम्हारी तो माँ भी तुम्हें उसका गुलाम बनाना चाहती है। वो चाहती है जिस तरह सब उसकी पूजा करते हैं, तुम भी दिन रात उसकी पूजा में गुजार दो और तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाओ। और देखो, वो उसका हैरान और परेशान और बेहद बेवकूफ़ चेहरा दोनों हाथों में थाम गई। और देखो, आज तुम उसके लिए सज रही हो, जिसकी पसंद की चीज़ों में इजाफा हो रहा है। उसकी पसंद उसकी ज़िद थी, उसने तुम्हें पा लिया और आज वो तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बन जाएगा। वो हंसती, जबकि अदा सुन सी बैठी थी। मेरे ख्याल से तुम्हारी भी कोई वैल्यू है अदा। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने लिए कुछ करो, अपने लिए आवाज़ उठाओ। आज तुम भी उन लोगों में शामिल हो गई जो आइस की पूजा करते हैं। तुम दुनिया में कोई लड़की ऐसे मर्द का मुकाबला नहीं कर सकती। वो उसे प्यार से सब कुछ समझा रही थी। उसका अव्वलीन मकसद अदा को यहाँ से निकालना था। अदा यहाँ से निकलती और हैदर की पूरी दुनिया के सामने होने वाली बेइज्जती वो अपनी आंखों से देखती और आइस अदा को छू नहीं पाता। अदा ने उसकी जानिब देखा। हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसका एक बेबस आंसू उसके गाल पर लड़का। क्यों? निम्रा एकदम चमकी। उसने दरवाजे की तरफ भी देखा, कहीं वो पार्लर वाली या कोई और आ ही ना जाए, जो कि उसके आने पर बाहर निकल गई थी। तुम कर सकती हो बहुत अच्छे। आज तुम इस शादी से गायब हो जाओ तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तुम्हें सब ढूंढेंगे और इसके बाद जब तुम अपना मुद्दा रखोगी सबके सामने तो सब तुम्हें माफ़ कर देंगे। निम्रा बोली, जबकि अदा नफ़ी में सरे लाने लगी। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? हम निकाह में हैं। भाभी उनके आज भाग जाएंगे, आगे तो नहीं भाग सकते हम उनसे। वो तड़प कर बोली कि सबकी इज्जतों पर कैसे वो कीचड़ उछाल कर चली जाए। तुम मुझसे अकेले में तलाक का कहना, सिकंदर तुम्हारे लिए बेहतरीन है। सब जानने के बावजूद उस लड़के ने मुझसे राब्ता किया। वो तुमसे शादी करेगा अदा। निम्रा ने झूठ बोला, जबकि अदा की आंखों में आइस का चेहरा आ गया। उसने 1 माह का जिक्र किया था अदा, फिर भी नफ़ी में सरे ला गई। निम्रा ने दांत पीसे। देखो अदा, मैं सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ। अगर तुम भी उसकी गुलामी और उसकी पूजा में ज़िंदगी गुजारना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी है। मेरा तो इन सब चीज़ों में फ़ायदा नहीं है। मैंने तो तुम्हारा ही भला चाहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। उषा ने उचकाकर उसका गाल थपथपाकर वहां से मुड़ गई और दरवाजे तक पहुंचकर उसने पलट कर अदा की जानिब देखा, जो खुद को आईने में ऐसे साकित बैठी देख रही थी कि निम्रा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी नज़र ही ना आया और फिर वो बाहर निकल गई। शूट हर, शूट हर। मैं कह रही हूँ इस निम्रा को कत्ल कर दो और साथ में अदा को भी। ये लड़की भी जिंदा रहने के काबिल नहीं है। जितनी ये बदतमीज, जितनी ये, इतना कोई पागल हो सकता है? तुम इतनी स्टूपिड हो यार। यार मैंने शुरू में जब उसका देखा था तो मुझे बड़ी समझदार लगी थी, नमाजें पढ़ती थी, अच्छी खासी मजहबी लड़की थी। क्या हो गया इसको? एकदम से जाहिल और जड और बेवकूफ़ बन गई है ये औरत। यार पहले तो निम्रा को कत्ल करो, ठीक है, उसके बाद कोई बात करेंगे हम लोग। आई हेट हर, आई जस्ट हेट हर। और एक दिन में जब आप इतना ज़्यादा नॉवल पढ़ो और फिर आप मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा, वैसे तो नॉर्मली होगा, मुझे पता नहीं कि इसमें कितने वो पेजेस बनेंगे, लेकिन मैं एपिसोड्स के हिसाब से बता रही हूँ कि 30वीं एपिसोड 31वीं एपिसोड है, लेकिन 12वीं एपिसोड से मैंने स्टार्ट किया था। तो क्या मैंने 12वीं एपिसोड से स्टार्ट किया था या नहीं, शायद 11वीं 10वीं, पता नहीं कब स्टार्ट किया, मुझे याद ही नहीं है। 11वीं से शायद स्टार्ट किया हो मैंने। तो जो भी बात है, ये बहुत ही नालायक लड़की है। इसको बंदा क्या ही समझाए, मतलब हद है इस औरत की। ख़त्म है इस पर अकल। सब ख़त्म इस पर। और मिलते हैं फिर, देखते हैं कि क्या करती है। अब ये उल्टा इसका दिमाग है, अच्छा करती है कुछ गलत करती है, ये तो अब बाद में पता चलेगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसके अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।